बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 14 जनवरी है, दिन है बुध का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अडयाला के बाहर क्रैकडाउन, वाटर कैनन, लाठी चार्ज और जहरीला पानी आज एक बार फिर इस्तेमाल किया गया। अलीमा खान की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ और आने वाले दिनों के अंदर, अगले हफ्ते या फिर जो मज़ीद मुलाकातें हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या पोजीशन इख्तियार करेगी। और अब स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन की बात हो रही है। कुछ गारंटीज़ दी गई हैं और क्या इससे तहरीक इंसाफ में, अपोजिशन में एक नई जान पड़ेगी, इसका भी एक मैं जायज़ा आपके सामने रखूँगा। और फिर अलीमा खान ने जो गुफ्तगू की है ये भी आपको सुनवाएंगे। अडयाला के बाहर उनका क्या कहना था, और अलीमा खान ने 8 फरवरी के हवाले से एक इंतहाई अहम ऐलान किया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में इत्तफाक, फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ बातें कही हैं, इसका भी जायज़ा लेंगे। और फिर ईरान की जो सूरत हाल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं और ईरान के अंदर कार्रवाई की बात की जा रही है। अमेरिका तैयार बैठा हुआ है, उन्होंने कुछ अपने जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी मीटिंग्स को कैंसिल किया और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया ईरान के हवाले से कि हम आ रहे हैं और मदद आपको बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। इसका मतलब क्या है, ईरान का रद्द-ए-अमल और ये खित्ते के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की सालमियत। आपको लगता ही होगा कि ये ईरान के ऊपर हमला है, असल में इस खित्ते के ऊपर हमला, और मुस्लिम दुनिया इस हवाले से क्या कह रही है, क्यों खामोशी है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, ये भी आपके सामने रखेंगे आज के सेशन में। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप जाकर इरफान हाशमी टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वो डॉक्यूमेंट्री बड़ी मेहनत के साथ वो टीम ने तैयार की है, ज़बरदस्त ग्राफिक्स हैं, साउंड इफ़ेक्ट्स और सारा ज़बरदस्त, उसमें आपको एक अमलगमेशन मिलेगी म्यूज़िक की, फैक्ट्स की, और जिस खूबसूरती के साथ उसे तैयार किए, जाकर उसे देखें। और जो टीम ये बना रही है, इनमें से बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं वो स्किल सेट का उस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो आप जाकर उनको ज़रूर जो सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, खबर ये है कि अडयाला के बाहर आज पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे हुए। पंजाब की बहुत सारी जो आपको क़यादत है वो नज़र आ रही थी और एक प्रेशर आपको नज़र आया पार्टी के ऊपर, जिस दिन से कराची का दौरा सोहेल अफरीदी ने मुकम्मल किया और जो विजुअल्स पूरे पाकिस्तान में सर्कुलेट हुए और जो पैगाम कराची से गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के हवाले से और क़यादत के हवाले से कि लोग निकलने को तैयार हैं, कोई लीड करने वाला हो और थोड़ा सा रास्ता हमें दे दिया जाए। तो हमें एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर नज़र आए, लेकिन वो उतने नंबर्स नहीं थे जिस तरह 10,000 की जो बात की गई। जब लोग इकट्ठे हुए तो इन्होंने क्या किया, इनकी प्लानिंग ये थी कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों पर जहाँ जहाँ से भी जो एंट्री पॉइंट्स है, ये लोग आ रहे थे, वहीं पर इन्होंने रास्ते बंद कर दिए। तो ये सारा दिन इन लोगों को रोका गया। शाम को जब ये इकट्ठे हुए, मज़ाहमत करके और धरना देकर इन्होंने अपनी बात को मनवाया। तो शाम को जब इकट्ठे हुए तो वहाँ पर क्या होता है, हमेशा की तरह वही हुआ कि रात होते ही जी इन्होंने क्रैकडाउन कर दिया। विजुअल चल रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लोग भाग रहे हैं, और भागने वालों ने बताया जब कैमरे उनके सामने आए कि पीछे लाठी चार्ज हो रहा है, बच्चों को भी मारा जा रहा है, ख़वातीन के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। लोगों ने अपनी जो उंगलियां ज़ख्मी थी वो भी दिखाई, कई उनमें से लोग जो ज़ख्मी आपको नज़र आएंगे। फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल, जहरीला पानी घसीटा गया, यानी हरबे वही थे। पहले फेज़ में इन्होंने ना वर्कर्स को वहाँ से भगाया, दूसरे फेज़ के अंदर ये चले गए लीमा आपा के पास और बाकी जो बहनें उनके पास। उन्हें जाकर कहा कि लीमा खान आप यहाँ से चली जाएँ और आपकी मुलाकात नहीं होगी, वक्त ख़त्म हो गया। तो उन्होंने कहा जी कि जब वक्त होता है तो आप हमारी कौन सी मुलाकात करवाते हैं, और मैं आप तमाम लोगों की ना शक्लें मुझे याद रखिएगा, और वक्त आने पर मैं आप लोगों के ऊपर FIR करवाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने जो करवाना है आप करवाइएगा, लेकिन अभी आप यहाँ से चले जाएँ और हम वही करेंगे जो हमेशा करते हैं, आपको गिरफ्तार करेंगे और जाके वीराने में छोड़ देंगे, तो अब आप यहाँ से चले जाएँ। अलीमा खान ने एक बात कही कि लास्ट वीक आपने हमें गारंटी दी थी, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब यहाँ पे मौजूद थे, चकजई साहब मौजूद थे, कि आपकी हर सूरत मुलाकात जो है करवा दी जाएगी, तो आप जहाँ से चले जाएं। ये चले गए, लेकिन इस दफ़ा भी वही हुआ, ये मुलाकात नहीं करवाई गई। और जब उन्होंने पुलिस वालों से पूछा कि मुलाकात करवाते क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा जी कि हमें ऊपर से हुक्म है। तो इस तरह ये जो ऊपर शख्सियात बैठी हुई हैं, इन्होंने इस पाकिस्तान का सर बेड़ा गर्क कर दिया, ये रहने के काबिल नहीं रहा। यहाँ पे मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, यहाँ पर हमारे माशरे का बेड़ा गर्क हो रहा है, हमारे सिस्टम का बेड़ा गर्क हो रहा है, हमारे हर इदारे का बेड़ा गर्क हो रहा है, क्योंकि ये जो फैसले ऊपर से होते हैं ना और नीचे आप मुसल्लत करते हैं, ज़रा नीचे जो लोग आपको नज़र आते हैं इनसे भी तो ज़रा पूछ लें कि इनकी क्या राय है। ऐसा लगता है कि ये जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो नीचे वालों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं।
चूंटियां समझते हैं। अब आपके ऊपर मुनहसर है जो नीचे लोग फिर रहे हैं कि तुमने चूंटियों की तरह रिंग रिंग कर जिंदगी गुजारनी है, कीड़े मकोड़ों की तरह, या फिर परिंदों की तरह तुमने उड़ना है। और ये जो ऊपर वाले हैं इनसे ज्यादा ऊपर उड़ना है, ये तुम्हारे फैसले होंगे। या आज जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, सर इसमें पाकिस्तान की आवाम का भी उतना ही कसूर है जितना इन हुक्मरानों का है, सियासतदानों का है। अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि आप ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का इतना कसूर नहीं जितना पाकिस्तान में सियासतदानों का है। बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान में जितना सियासतदानों का कसूर है ना, ये जाकर GHQ और गेट नंबर 4 पे खड़े हो जाते हैं डीलें करके और इक़्तिदार में आ जाते हैं, उतना ही पाकिस्तान की आवाम का कसूर है कि जुल्म हो रहा है, बर्दाश्त करी जाओ। अच्छा, वो साथ वाले के साथ जुल्म हो रहा है ना, कोई बात नहीं, हमारे साथ तो नहीं हो रहा ना, हम अपने काम में मगन है और हम साथ वाले जुल्म को जो है वो कहेंगे ज़रूर कि यार बुरा हो रहा है, लेकिन उस जुल्म को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10,000 का टारगेट था। मैं ये बात बार बार कर रहा हूँ, लोग कहते हैं जी कि आपने ये तनकीद की और शहर के रास्ते बंद कर दें तो लोग कैसे पहुंचेंगे? सर अगर पहुंच भी जाते तब भी ये 10,000 का नंबर नहीं था। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कॉल दे, बहनें कॉल दें तो 10,000 बंदा इकट्ठा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और मुझे कहने की जरूरत तो नहीं है, कराची को आपने देख लिया, पाकिस्तान में ये जो वोट बैंक है ना, ये सिर्फ इमरान खान का है। और आप कहते हैं कि 10,000 बंदा, 10,000 बंदा क्यों इकट्ठा नहीं हुआ? ये जो जितनी भी क्यादत है इनसे पूछे यार, आपने मरकज फराहम करना है, लोगों को मोबिलाइज करना है। कम से कम KPK से तो आवाम को लाया जा सकता था। अगर ये 10,000 की बात है ना, KPK से आवाम को लाकर ISF के या बाकी जो यूथ जितनी भी आपकी तंजीमें हैं उनको आप इकट्ठा कर सकते थे और अलीमा खान के इस जुमले का बरहम रख लेते कि जनाब 10,000 बंदा हमने इकट्ठा कर दिया, और फिर वो बच्चे बैठ जाते, फिर क्रैक डाउन होता, जो मर्जी होता। लेकिन आपने ये फैसला करना था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सर यहाँ पर अलीमा खान की इस कॉल के बाद मेरा ख्याल है कि जो रिएक्शन या फिर जो तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं की। और मुझे तो कहने में इसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि ऐसा लगता है कि जानबूझकर अलीमा खान को फ्लॉप किया जा रहा है। अलीमा खान के खिलाफ आपको हर शख्स जो है वो काम करता तहरीक के अंदर नजर आएगा। अगर आप इनकी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में बैठ जाएं तो आपको लग पता जाएगा कि ये अलीमा खान और बाकी बहनों से कितनी नफरत करते हैं, या हर उस शख्स से कितनी नफरत करते हैं जो इमरान खान की बात करता है और इनको आईना दिखाता है कि निकलते क्यों नहीं हो। जो बातें शेर अफजल मरवत टेलीविजन पर बैठ के करता है ना, ये तमाम बातें इन बंद कमरों में बैठ के तमाम लोग करते हैं कि आप कहती हैं कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फैसले आपके सारे सियासी होते हैं। ये पार्लिमानी कमेटी की अंदरूनी कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। फिर ऐसी ऑडियोज मौजूद हैं जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे लोगों ने रिलीज भी की। उन्होंने कहा सुन लो, फलां जो वर्कर है या फलां लीडर जो है वो क्या कह रहा है, सुन लें अलीमा खान के बारे में किस तरह की जुबान इस्तेमाल की जाती है। तो सर ये बातें मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर 8 फरवरी 2024 की रात को जब एक कमीशन रावलपिंडी जिस रात पाकिस्तान में धांधली करवा रहा था अपने उन हलकों में जहां पे उसकी जिम्मेदारी थी, पिंडी के मुख्तलिफ हलकों में, अगले दिन उसका जमीर जाग गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जागी। आपको क्या चाहिए था करना? आप उसे पकड़ते, उसे अपनी तहवील में लेते, अवामी तहवील में सिटीजन अरेस्ट उसका करते, और उसके बाद आप मुतालबा करते कि ये जो बातें कर रहे हैं ना, इसे पूछो और ये किसने कहने पर ये सब कुछ किया। उसने बातें की और एक काजी साहब जो हैं वो टहलते हुए आए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सफ़ेद बिल्डिंग के सामने खड़े होकर उन्होंने सफ़ेद झूठ बोलना शुरू कर दिए। कभी मैं तो इस बंदे को जानता भी नहीं हूं, ये कौन है, मेरे बारे में क्यों बातें की जा रही हैं। आपने इस निज़ाम को फैसिलिटेट किया था, आपने बल्ले का निशान छीन लिया, 400 से ज़ायद निशानात दे दिए गए। लेकिन फिर देखें इस कौम ने इमरान खान के साथ वफा की। उन्होंने कहा जी कि ढूंढ ढूंढ के जो निशानात हैं हम इमरान खान के वर्कर्स को, उनके ऐसी क़यादत को जिसके ऊपर इमरान खान बिलीव करते हैं, हम उन्हें जितवाएंगे। तो ये लोग जो आज पार्टी पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, याद करो उस रात को जिस दिन तुम्हें सड़कों पे आना चाहिए था, तुम नहीं आए। जिस दिन तुम्हें कमिश्नर रावलपिंडी के उस बयान के बाद इलेक्शन कमीशन का मुहासरा करना चाहिए था, नहीं किया। सर उस वक्त क्या हुआ, आज में और 2 साल पहले फर्क क्या था? कोई फर्क नहीं। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चंद लोगों ने इकट्ठे बैठकर ये फैसला किया कि जल्दी से कब्जे कर लो, और जो फ्रंट सीट है इससे पहले कि कोई इस पे बैठ जाए, हम क्यों ना बैठ जाएं। कोई अपोजिशन लीडर बन गया, कोई किसी को पैक की चेयरमैनशिप चाहिए थी, कोई पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के करीब जो है वो कासिद का किरदार अदा करना चाहता था, कोई डाकिया बन गया, कोई तर्जमान बन गया, किसी ने KP हुकूमत के अंदर जो है पोजीशन संभाल ली। तो ये सब कुछ इमरान खान के नाम पर हो रहा था ना। लेकिन आज इन तमाम बेशर्मों को इतना ख्याल नहीं आता कि बहनें वहां पे खड़ी हैं, ये इमरान खान की बहनें ना, उन्होंने मुलाकात करनी है, जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी वो तुम्हारे लिए आएंगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से ये जो रवैया
2024 से चला और आज 2026 जो शुरू हो गया, उसी रविश पर ये तमाम क़यादत चल रही है। लोग इसमें से माइनस ज़रूर हुए, लेकिन रविश वही है कि कब्जा करो, फ्रंट सीट पे बैठना है, पोजीशन संभालनी है, और इससे ज़्यादा इनकी कोई कारकर्दगी आपको कहीं नज़र नहीं आती। ये जो जंग लड़ रहा है ना इमरान खान जेल में बैठकर, इस जंग के अंदर कौन कौन इनका सच्चा सिपाही है और कौन उनके साथ मुखलिस है, ज़रा गौर कीजिएगा। ख़ानदान के लोग, अलीमा खान, नौरीन नियाज़ी, उस्मा खान, इसके ऊपर तो किसी को शक नहीं है ना। इनके तो घर के छोटे छोटे बच्चों ने भी कुर्बानी दी, जिनकी आंखों के सामने इनके माँ बाप को घसीट कर गाड़ियों में फेंका गया। ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो 8 फरवरी को भी इमरान खान के साथ खड़ा था, आज भी खड़ा है। पाकिस्तान की आवाम जो जिस रात हुकूमत इमरान खान से छीनी गई, वो बगैर किसी क़यादत के बाहर निकले। आप उनकी मोहब्बत के ऊपर और जो उनका इमरान खान से जो ताल्लुक है, आप इसके ऊपर शक नहीं कर सकते। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो इस वक्त जेल में बैठकर इमरान खान के साथ कुर्बानी दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सर एक दिन भी ख्याल नहीं आया, यहाँ तो बहनें अगर ये बार बार ना कहने कि इमरान खान से मुलाकात करवाओ, इमरान खान से मुलाकात करवाओ, आपको क्या लगता है कि बैरिस्टर गौहर के अंदर ऐसा एहतजाज का मटेरियल है कि वो जाकर अदालत के बाहर इस तरह का धरना देगा? सर मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप कंपैरिजन कर लें। मंगल वाले दिन बहनें जाती हैं, जुमेरात वाले दिन कोई भी नहीं जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, ये जो मोबिलाइजेशन, जो रेजिस्टेंस की अलामत बहनें बनी हुई है, ये मंगल वाले दिन आपको नजर आती हैं। इनके साथ वर्कर्स भी आते हैं, क्योंकि इन्होंने लोगों को इस तरफ लगाया है, लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि तुम्हारा लीडर जेल के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है ना, वो सोई हुई है। जुमेरात वाले दिन आपको ये मंजर देखने को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वर्कर्स आपकी हैसियत को जानते हैं, और दूसरी बात यह कि आप कोशिश भी नहीं करते। आपका ख्याल है कि यार कौन गिरफ्तारियां दे, कौन अंदर जाए। इमरान खान ने गिरफ्तारी दी है, लिहाजा हम बाहर बैठ के एंजॉय करेंगे। सर ये इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर रही। आज आप देख लें कि बैरिस्टर गौहर साहब जो थे, उन्हें जाकर बहनों के साथ बैठना चाहिए था, लेकिन नहीं बैठे। एक नाके पे रोका, वहीं से वापस चले गए, 2-3 बयानात दिए, और वो आपको उसके बाद नजर नहीं आए। अलीमा खान सर अब 8 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल जिस दिन होगी उस दिन वो उन्होंने ऐलान कर दी है, और बच्चों के साथ वो निकलेंगी। अलीमा खान 8 फरवरी को ख़वातीन की रैली निकालने का ऐलान उन्होंने किया, और मकाम का तयन नहीं किया, लेकिन वो कहती हैं कि मेरी पोती ने कहा कि मैं दादी 8 फरवरी को रैली जो है वो निकालूंगी। तो बच्चे भी सर अब इस तहरीक का हिस्सा बन गए। इन बच्चों से सीख लो यार कुछ, बैरिस्टर गौहर और बाकी लोग जो हैं, इनसे ही सीख लो कि तुम्हें प्रेशर बिल्डअप करना है। देखिए बहुत ही सीरियस कंसर्न्स हैं। अब अगर 8 फरवरी वाले दिन आपने आवाम को निकालना है, स्ट्रीट मोबिलाइजेशन, तो सर इन लोगों से तो कुछ नहीं हो पाएगा। जो 10,000 बंदा जानबूझकर इकट्ठा नहीं होने देते, ये जितने भी लोग निकले हैं ना, वो अपनी इमरान खान से मोहब्बत के लिए निकले। इनमें बहुत सारे सहाफ़ी हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो कैमरे उठाकर वहाँ पे सारा दिन खड़े रहते हैं और बहनों के इंटरव्यूज़ और बाकी लोगों के इंटरव्यूज़ हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। तो ये लोग इमरान खान की मोहब्बत में खड़े आपको नजर आए। इनको किसी ने ओहदा नहीं देना। ये जो लाठियां खा रहे हैं, किसी के पे वाटर कैनर और अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए, जो कोई गुजरात से आया था, कोई आप रावलपिंडी से आया, कोई गुजरावाला से आया, कोई लाहौर से आया, कुछ लोग कराची से भी आए, ट्रेन के अंदर सफ़र करके आ रहे थे। मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें उन्होंने बताया जी कि अगला हमारा जो पड़ाव है वो अडयाला होगा। तो इन्हें पार्टी में कोई ओहदा नहीं चाहिए। जिनको चाहिए था वो 2 साल से इन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। इमरान खान के नाम के ऊपर जो अपनी सियासत को और अपने वजूद को, सियासी वजूद को जिंदा रखे हुए हैं। अलीमा खान ये कहती हैं कि ला कानूनियत कर रहे हैं, ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हम गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। इन लोगों ने मुलाकात क्यों नहीं करवाई? हम पूछते हैं तो पुलिस वाले खामोश हो जाते हैं। उन्होंने आज कुरान मजीद हमें पढ़ने नहीं दिया। कुरान पढ़ना इस मुल्क में जुर्म हो गया। आज यहाँ हज़ारों लोग पहुँच रहे हैं, उन्होंने खौफ से सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। ये PTI के लोग बहुत बहादुर हैं, इमरान खान की तरबियत याफ्ता हैं। ये लोग अब बढ़ते जाएंगे, एक वक्त आएगा ये पछताएंगे कि हमने क्यों ऐसा किया। उन्होंने एक और भी बात की है। वो बात क्या थी? वो ये थी कि मैं इन तमाम लोगों को जानती हूँ और वक्त आने पर इनके खिलाफ हम FIR भी देंगे, और मैं इनकी शक्लें कभी नहीं भूलूंगी, और जो जुल्म आज हमारे ऊपर कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की ऑफर पर महमूद खान चकजई को वज़ीर आज़म से मुलाकात करनी चाहिए, ये सवाल उनसे। उन्होंने कहा जी क्या चकजई साहब खुद इसका फैसला करें, और आप वो जो भी करेंगे वो दुरुस्त फैसला होगा। तो आप लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ना कि अच्छा मैडम ने अगर ये बात कर दी है तो हम इसके ऊपर जाके प्रोग्राम्स के अंदर ईंधन फराहम करेंगे ताकि लोग बैठ के वहाँ पे आग लगाएं कि देखें अलीमा खान जो सियासत कर रही हैं और बाद में कहती हैं कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इन तीनों बहनों का सिर्फ एक ही मुकदमा है, एक ही सवाल है कि हमारे भाई से मुलाकात करवाई जाए। देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। अगर वो ये समझते हैं कि कोई पॉलिटिकल टॉक नहीं होगी, आप वाना करें, आप बाद में कर लें।
पार्टी के कुछ लोगों के साथ, लेकिन रास्ता आप ज़रूर निकालें और कोई ना कोई रास्ता निकालना जाए इस मुलाकात के हवाले से। अगर उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और इसके ऊपर मेरा ख्याल है कोई मुज़ाकराती कमेटी बनानी चाहिए कि हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। चले अगर हमारी नहीं करवानी, अपनी मर्जी के लोगों की मुलाकात करवा दें, ताकि ये जो डिस्कनेक्ट इमरान खान को इंफॉर्मेशन जो उन तक नहीं पहुंच रही, ताकि इसे बहाल किया जाए। मैं आपको पिछले 2-2.5 वर्षों से बता रहा हूं कि स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर थी कि पहले इमरान खान की गुफ्तगू को रोका जाए, ट्रायल आप अंदर ले जाएं, दुनिया ना देखे कि किस किस्म के सवालात जो इमरान खान से हो रहे हैं, और प्रोसिक्यूशन दुनिया के सामने नंगी ना हो। अदालत जो था वो आप उठा कर ले गए अंदर, और वहाँ से रिपोर्ट नहीं हो सकता, मर्जी के सहाफ़ी, मर्जी के सवालात। तो आपने एक प्लानिंग के तहत ये सारा केस जो है इमरान खान का लगाया, ताकि एक देखिए इसमें एक और बड़ी साजिश क्या हुई। साजिश ये थी कि इमरान खान का पैगाम और प्रोसिक्यूशन की गुफ्तगू और अदालती फैसले और अदालती कार्रवाई बाहर नहीं आएगी, ठीक हो गया। और ये भी साजिश हुई कि आने वाले वक्त में इमरान खान को किस बुनियाद पर सजा दी जा रही थी ये केसेस ना खुलें, और तारीख जब इन केसेस को खोलेगी तो वहां पे सिर्फ अंदाजे होंगे कि इमरान खान ने ये बात कही, फलान से हमने ये सुना। यही है ना, अदालती कार्रवाई तो किसी ने इंडिपेंडेंट रिपोर्ट नहीं की, सिर्फ आपको जो वकील बताते हैं, बहनें बताती हैं, इमरान खान खुद बताते हैं। लेकिन इन्होंने जानबूझकर इन तमाम कार्रवाइयों को अदालत की बजाय अडयाला जेल इसलिए मुंतकिल किया, और इसको आपने एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में इसलिए कर गए कि आने वाले सालों में, दहाइयों में, सदियों में इमरान खान 2026 में जिन केसेस का सामना कर रहे थे, तारीख उसको रिपोर्ट ना कर सके, लेकिन इसके बावजूद ये चीजें रिपोर्ट होंगी और आपसे रोक नहीं सकते। और दोस्तों आपको ये भी खबर दें कि इमरान खान और बुशरा बीबी की आज मुलाकात करवाई गई। ये जेल जराए का दावा है, अब ये मुलाकात हुई है या नहीं हुई किसी को मालूम नहीं है, लेकिन खबर बाहर जरूर आई है, और तफसीलात के मुताबिक ये मुलाकात आधा घंटा जारी रही है। जेल जराए ये दावा करते हैं कि बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। हफ्ते में एक दफ़ा बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की मुलाकात कराई जाती है। गुज़श्ता हफ्ते भी इमरान खान से उनकी अहलिया की मुलाकात करवाई गई, और दोनों मियाँ बीवी 45 मिनट तक इकट्ठे रहे, और इस दौरान दोनों ने एक दूसरे का हाल अहवाल दरियाफ्त किया। अब देखें, खबर के अंदर इतने सारे झोल हैं, कौन इसके ऊपर यकीन करेगा। ऊपर लिखा हुआ है कि बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात जो है कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। बुशरा बीबी की मुलाकात आधा घंटा जारी रही, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है कि दोनों मियाँ बीवी 45 मिनट तक इकट्ठे रहे, और इस दौरान दोनों ने एक दूसरे का हाल अहवाल दरियाफ्त किया। तो एक तरफ 30 मिनट्स एंड देन 45 मिनट्स। तो सर ये लोग झूठे हैं। जैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो जोंकों की तरह चिमड़ी हुई है इन कुर्सियों के साथ, वो कुछ नहीं करती, होम्योपैथिक। अब ये बातें हैं तो बहुत तकलीफ वाली, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो बातें कर रहे हैं ना, इसमें यहाँ तक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और इस पर इतफाक़ किया जा सकता है, दूसरी बात पे नहीं। आधी बात जिस पे इतफाक़ होगा वो क्या कहते हैं कि इस वक्त इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट ने एक बात पर इतफाक़ है कि पीटीआई नहीं होनी चाहिए। इमरान खान ने बुजदार फार्मूला लगाया हुआ है, चुन चुन कर वो लोग पार्टी ओहदों पर लगाए हैं जिनका कोई स्टेक नहीं है। बुजदार फार्मूला लगाने और पार्टी की तंजीम का इमरान खान को ये फ़ायदा है कि -1 नहीं हो सकता। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने फैसला कर लिया कि ठीक है शाह महमूद कुरैशी से फैसले करें या कोई और करे, तो पहले वो बाहर आएंगे तो फैसले करेंगे ना जिनके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। और ये कभी नहीं हो सकता चौधरी साहब कि आपका नाम इमरान खान जेल से लें कि फवाद चौधरी कदम बढ़ाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, ऐसा नहीं होगा। आपकी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें आप दीदा हो गए। कौम कदर की निगाह से देखती है आपके इन आंसुओं को, आपके लीडर के लिए, आपका जो आपकी जो कोशिश है, जो आपके जज्बात हैं, लोगों ने उसके ऊपर उसको एक रिस्पेक्ट दी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि खान साहब ने आपको खुद बता दिया था कि मैं बाहर आता हूँ या कुछ हालात बेहतर होते हैं तो इस पर फैसला करते हैं कि पार्टी में आपको लेना है वापस या नहीं लेना। अब तो ये बैरिस्टर गोहर, द रेस्ट ऑफ द कंपनी, जिनके बारे में हम चीख कर दुनिया को बता रहे हैं कि ये पार्टी की जड़ें कमज़ोर कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ फैसला करना पड़ेगा कि आपने तहरीक चलानी है, आपने सुहेल अफरीदी जैसी क़यादत जो है जब तक आप पार्टी की मेन सीट के ऊपर नहीं लेकर आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके मुमकिन नताइज जो हैं जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं वो आपको कभी भी नहीं मिलेंगे, और ये काम इसी तरह चलता रहेगा। दोस्तों आपको मैं ये भी खबर दूं कि सिंध के अंदर जो कुछ हुआ, असद कैसर साहब का ये दावा है, असद कैसर साहब को भी जाना चाहिए, वो भी नहीं जाते। वो ये कहते हैं जी कि जो कुछ हुआ वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन ने चीज़ों को ख़राब किया। पीपल्स पार्टी भुट्टो की पार्टी है, ख़ुद को जमहूरी पार्टी कहती है, इनको चाहिए कि जमहूरी रवैया अपनाएं, इनको अपोजिशन को बर्दाश्त करना चाहिए। आइन हमें जलसे करने की इजाज़त देता है। देखिए पिछले कुछ दिनों से ना इनकी फैमिली में कोई शादी चल रही है,
ان کی پھوپھی صاحبہ کی بیٹی کی وہ تصویریں دیکھ کر آپ یقین کریں پاکستان میں لوگ کیا ان کو دعائیں دیتے ہوں گے، بد دعائیں دیتے ہوں گے۔ جو کچھ آپ نے جمہوریت کا حال کر دیا، جو پاکستان کا حال کر دیا، اور ہمیں کیا دکھایا جاتا ہے؟ ان کے مہنگے پہناوے، ان کی مہنگی شادیاں، ان کا پورا خاندان، ان کا ٹبر، اور پاکستان کی عوام اور ہمارے بچوں کے پاس یہ سب سہولیات نہیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک کنگز اینڈ کوئنز کا یہ ٹائم ہے جی، بادشاہت چل رہی ہے پاکستان میں، جہاں پہ مہاراجہ، رانیاں، سلطنتیں اور ان کے پہناوے، ان کی شادیاں، ان کی خوشیاں، عام آدمی کی خوشیاں سر کہاں ہیں؟ وہ صرف سڑک پہ کھڑا ہو کر یا تو احتجاج کرتا ہے، ایندھن بنتا ہے کسی کی سیاست کا، یا انتظار میں ہوتا ہے کہ اچھے دن آئیں گے، یا وہ اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کے لیے کی تلاش میں سارا دن جنگ لڑتا ہے اور رات کو تھک ہار کے سو جاتا ہے، اگلے دن پھر تیاری اس نے کرنی ہوتی ہے، ایک نئی جنگ کی تیاری کرتا ہے، پھر سو جاتا ہے۔ تو ہمارا سر یہی حال ہے۔ آج پیپلز پارٹی نے جو کچھ جمہوریت کے ساتھ کیا، یار اتنی سی تمہیں جو سپیس تم نے دی پاکستان تحریک انصاف کو، تمہیں لگ بتا گیا کہ عمران خان کس بلا کا نام ہے، عمران خان کس طاقت کا نام ہے۔ عمران خان یہ جو پاور ہاؤس اڈیالہ بنا ہوا ہے، اس پاور ہاؤس کو ہم جتنے مرضی ہمارے پاس ہتھیار ہو، ہم اس پاور ہاؤس کو تباہ و برباد نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اب عوام کی جڑوں میں بہت آگے تک سرایت کر چکا ہے۔ اور عمران خان پاکستان کی تاریخ میں اب ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ہم جو مرضی کر لیں، ہم جتنی مرضی پابندیاں لگائیں، ہم جتنی مرضی اے آئی جنریٹڈ بیانیے بنائیں، عمران خان کو اب ہم مائنس نہیں کر سکتے۔ اور دوستوں، جو میں پچھلے 3 دنوں سے آپ کو کراچی کے دورے کے حوالے سے خبریں دے رہا تھا اب ایک ایک کر کے سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے، یہ وہ تمام ٹیلی ویژن اینکرز جو ٹی وی پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، اور ٹی وی پہ پروگرام کرنے کے بعد وہ اپنے ویلاگز بھی اب کر رہے ہیں، کیونکہ ٹیلی ویژن پروگرامز کو دیکھتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا انڈسٹری میں کہ یار اگر ہمیں سروائیو کرنا ہے تو ہمیں یوٹیوب پہ آنا پڑے گا۔ پہلے یہ ہمیں پچھلے 6 سالوں سے تانا دے رہے ہیں، 2019 سے جب یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا کہ یوٹیوبرز، ان کا صحافت سے کیا تعلق ہے، اب سارے ہاتھ باندھ کر یوٹیوب کے اوپر آ کر بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو ان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کوئی دیکھتا نہیں۔ اب وہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو میں آپ کو 3 دن سے پہلے مسلسل جو ہے وہ بتا رہا ہوں، کہ نون لیگ کو شکایت لگانے کا شوق تھا، وہ چلے گئے اپنے پیار کرنے والوں کے پاس، انہوں نے کہا جی سانو کہندے ہو کہ ذرا کس کے رکھو، اور جو محنت تھی ہماری 3 سال کی اس پہ پانی پھیر دیا۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ انہوں نے سارا پیپلز پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف کو اوپن گراؤنڈ دے دیا، وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ تو ایک دم سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوش آیا کہ بھائی جان یہ تو سب چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی، لہٰذا انہوں نے پھر کارروائی شروع کر دی۔ تو اسد کیسر صاحب، یہ وزیر داخلہ ضیاء الحسن صاحب کی جو بات کر رہے ہیں، اس کے پیچھے یہ محرکات ہیں جو میں آپ کو پچھلے 2-3 دنوں سے بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سارا کام کیا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام بھیج دیا، نون لیگ کو بھی پیغام بھیج دیا کہ تمہاری اوقات کیا۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی کام ہوا۔ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، چونکہ ہم اس پہ مسلسل بات کر رہے تھے کہ پنجاب کے اندر جو کچھ ہوا وہ نون لیگ کر رہی ہے، اور جب اجازت ملی تھی، آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی نے ان کو اجرک پہنائی، ٹوپی پہنائی، تو اس وقت یہ بات شروع ہو گئی تھی جو کچھ پنجاب میں ہوا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا۔ سر اس میں ایک چیز آپ اور ایڈ کر لیں، سندھ کے اندر جو ویلکم ہوا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی سر سوچ رہی تھی کہ ہم ذرا پیپلز پارٹی والوں کو بھی تو چیک کریں نا کہ ان کے اندر کتنا دم خم ہے، یہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اور کیا یہ ہمارے ساتھ لانگ ٹرم پارٹنرشپ بھی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی کے پلے کچھ نہیں، ایم کیو ایم کے پلے کچھ نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو ہم توڑنے میں ناکام ہوئے، آج بھی عمران خان کا یہ پورا پاکستان ہے، تو پھر انہوں نے چیک کرنے کے بعد یہ اپنے احکامات جو جاری کرنا شروع کر دیے۔ پیپلز پارٹی کو شٹ اپ کال گئی، پھر آپ دیکھیں اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز، راستے بند ہو گئے، 3 گھنٹے کا سفر جو تھا وہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے میں آپ نے کروایا۔ آپ نے سہیل افریدی سے ملاقات پہلے اسکیجول کی، بعد میں اسے کینسل کر دیا، اور پھر ایک بہتان شروع ہو جاتا ہے کہ اگر آپ سے بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے تو آپ ہمیں بتاتے۔ تو سر یہ شٹ اپ کال دی گئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، لیکن اس وقت تک یہ چیک ضرور کیا جا چکا تھا کہ جناب پیپلز پارٹی کیا ہمارے ساتھ لانگ ٹرم پارٹنرشپ کی صلاحیت رکھتی ہے، ہمیں دھوکہ تو نہیں دے گی، چونکہ وہ بار بار کام کرتے ہیں نا، وہ ذرا کندھا پیپلز پی ٹی آئی کا استعمال کر رہے تھے، اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو دعوت دی تھی کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر حکومت بناؤ۔ آپ نے پاکستان میں سر یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے اور بہت ہی بھاری نقطہ ہے، اسے یاد رکھنا ہے کہ نون لیگ کو جو سیٹیں دی گئی ہیں، یہ سیٹیں کسی اور جماعت کو بھی تو دی جا سکتی تھی نا، لیکن ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ شاید پیپلز پارٹی کے حوالے سے موجود ہے، اور کچھ لوگ ان کے اوپر اعتبار نہیں کرتے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے ضمنی انتخابات ہیں اس میں بھی نون لیگ کی سیٹوں کو بڑھایا گیا اور ان کو ایک سادہ اکثریت دے دی گئی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی آج الگ بھی ہو جاتی ہے
تو نون لیگ ایک سادہ اکثریت سے MQM اور آگے پیچھے دو تین جو ٹانگا پارٹی ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک حکومت بنائے گی. تو پیپلز پارٹی کو ایکویشن سے جو ہے وہ نکالا گیا. یہ کہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا معاملہ تھا. اور دوستوں آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ خطے کے حالات بدل رہے ہیں. امریکہ ایران کے اوپر حملہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے. جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں اب سے کچھ ہی دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تمام امریکنز جو ہیں وہ ایران کو فوری طور پر چھوڑ دیں, یعنی کوئی بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے. اس سے پہلے آسٹریلیا نے بھی جو اپنے شہری تھے انہیں ایران چھوڑنے کے حوالے سے کہا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اندر بھی اسی قسم کی ڈیولپمنٹس ہوئی اور انہوں نے بھی اپنے ایئرپورٹس کو اور اپنی جو امپورٹنٹ بلڈنگز ہیں ان کو سیکیور کر لیا تھا. وہاں پہ بھی ایک الرٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا. اب خبر یہ آ رہی ہے صدر ٹرمپ نے اپنے ایک پیغام میں سوشل میڈیا پہ جو جاری کیا اس میں وہ لکھتے ہیں کہ احتجاج جاری رکھو, اپنے اداروں پر قبضہ کرو, قاتلوں اور ظالموں کے نام محفوظ کر لو. میں نے ایرانی حکام کے ساتھ تمام ملاقاتیں منسوخ کر دی ہیں. یہ ان کی طرف سے اعلان کیا گیا. اچھا, جب بھی یہ جملہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان سے سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں غزہ کے حالات تو ضرور آتے ہوں گے. یہ وہ امریکہ ہے کہ 1800 افراد کے قتل کا بدلہ لینے امریکہ ایران میں جائے گا, لیکن جو آپ نے ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کروا دیا اس کا بدلہ کون لے گا, ہے نا سوال. صرف یہ جو انہوں نے پیکٹ کی بات کی تھی نا کہ ہم ایک فورس بنائیں گے, انٹرنیشنل اسلامک فورس ہوگی اور وہ غزہ میں جا کر حماس کو جو ہے وہ ان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرے گی. اسی دوران جو ہے نا کئی ہزار بچے, بوڑھے, خواتین, جوان ان کو شہید کر دیا گیا اسی دوران. اور جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے پتہ نہیں کتنے لاکھ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. اگر آپ فگرز اٹھا کر دیکھیں تو سر یہ ہزاروں میں ہیں. تو اس وقت امریکہ کو یاد نہیں تھا کہ ہم غزہ میں آ رہے ہیں اور ہم غزہ کے بچوں کا بدلہ لیں گے, لیکن اس وقت آپ امریکہ اسرائیل کا گٹھ جو ہے وہ چل رہا تھا. اور پھر یہ جو پہلوی صاحب ہیں, یہ بھی ایک امپورٹنٹ خبر ہے, وہ جا کر جب انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا اسرائیل نے تو اس وقت پہلوی صاحب جو ہیں وہ ایران کے خلاف اسرائیل میں بیٹھ کر سازش کر رہے تھے اور وہ جا کر وہاں پہ نیتن یاہو سے ملے. تو یہ تمام چیزیں ڈوڑ سے ڈوڑ آپ کنیکٹ کرتے جائیں اور ایران کو وہ جو اسلامک ریولوشن ہے اس سے پیچھے کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جی حامی و ناصر ہے ایران کا. اور پھر اس میں ایک ایڈیشن یہ کر دوں کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ امریکی اتحادی ایران سے نکل جائیں. وہاں صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ کیا انہوں نے امریکی اتحادیوں کو ایران سے نکلنے کی ہدایت دی ہے. ٹرمپ نے جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ انہیں نکل جانا چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے. صحافیوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا کہ ان کے حالیہ ٹروتھ سوشل پوسٹ کا کیا مطلب ہے جس میں انہوں نے ایرانی مظاہرین سے کہا کہ مدد آ رہی ہے. ٹرمپ نے جواب دیا کہ آپ کو خود یہ سمجھنا ہوگا. ایران کا جی اس کے اوپر رد عمل آیا, بہت ہی اسٹرانگ قسم کا رد عمل ہے. صدر ٹرمپ کے جواب میں ایکس پر قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری اور ایران کے رہنما آیت اللہ خامنائی کے سینئر مشیر علی الرحجانی نے لکھا کہ ہم ایرانی عوام کے قاتلوں کے ناموں کا اعلان کرتے ہیں. پہلا نام ہے ٹرمپ اور دوسرا نیتن یاہو. امریکہ میں مقیم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ مظاہروں کے آغاز 28 دسمبر سے اب تک کم از کم 1847 مظاہرین مارے جا چکے. خبردار کیا کہ ہلاکتوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. اب اس میں جو لوگ ایران میں داخل ہوئے دیٹ از اے مین کوشچن, لیکن ایران کے حوالے سے امریکہ کہتا ہے کہ بھائی جان ہم آ رہے ہیں اور ہمارا انتظار کرو اور مدد جو ہے وہ پہنچ رہی ہے. تو سر یہ حالات ہیں. اچھا ایک خبر رہ گئی ہے, مجھے یہ خبر آپ کو پہلے دینی چاہیے تھی, میں معذرت چاہتا ہوں. خبر یہ ہے کہ ایک تو اسپیکر ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کے نوٹیفیکیشن کی وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ آج ہو جائے گا. اور دوسری طرف یہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, پھر پاکستانی پاسپورٹ پہ بھی بات کریں گے. اسپیکر صاحب نے بیرسٹر گوہر سے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود خان اچکزئی کے مقابلے میں کوئی دوسرا فرد نہیں. اسپیکر آفس میں ملاقات سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی. پی ٹی آئی کے عامر ڈوگر نے بھی اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ کر اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا. عامر ڈوگر نے کہا کہ پارٹی میں کوئی گروپنگ نہیں, محمود خان اچکزئی ہی تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر ہیں. اسد کیسن نے پروگرامز پہ یہ تمام باتیں کی ہیں, لیکن میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے کہ یہ حکومت کیسے چل سکتی ہے. دیکھیں یہ حکومت صرف حکومت کا نام نہیں ہوتا. حکومت کا نام جو پورا مل کر یہ جو ڈھانچہ ہے ہمارا جو حکومت بناتا ہے اس میں اپوزیشن کا کردار بھی ہوتا ہے. اگر حکومت ہے تو اس کی ایک اپوزیشن بھی ہوتی ہے. آپ ایک پالیسی لے کر آتے ہیں اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے. یہاں پر صرف پالیسیز آ رہی ہیں, تنقید کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو آپ کس طرح سے اس حکومت کو آئینی حکومت کہیں گے؟ فارم 47 کی حکومت تو تھی ہی, لیکن یہ آئینی نہیں غیر آئینی حکومت ہے. اور پاکستان میں یہ نیو نارم سر ایک بن گیا ہے.
دوسری چیز جو رہ گئی تھی خبر اور امپورٹنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے، اور یہ ہے کہ جی 2026 کے لیے دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ سے پاکستان کا نمبر کیا ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ دوستو، ہینلے اینڈ پارٹنرز کی جنوری سے جون 2026 کے لیے جاری کی گئی فہرست میں ایک ایشیائی ملک کا پاسپورٹ طاقتور ترین قرار پایا۔ ہینلے انڈیکس کے مطابق سنگاپور کا پاسپورٹ دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ ہے۔ سنگاپور کے پاسپورٹ رکھنے والے افراد 192 ممالک میں ویزے کے بغیر سفر کر سکتے ہیں۔ دنیا کے دوسرے طاقتور ترین پاسپورٹ کا اعزاز بھی 2 ایشیائی ممالک کے نام رہا، اور وہ ہیں جاپان اور جنوبی کوریا۔ جاپانی اور جنوبی کوریا پاسپورٹ کے ساتھ آپ 188 ممالک میں ویزا فری سفر کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹس، اس میں پاکستان کمزور ترین پاسپورٹ رکھنے والا چوتھا ملک قرار پایا۔ مجموعی طور پر پاکستانی پاسپورٹ کے حصے میں 98واں نمبر آیا۔ اس پر 31 ممالک میں ویزا فری داخلہ ممکن ہے۔ یہ جو عطا طارڑ صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے نا کہ جب وہ پاکستان کا، غالباً عطا طارڑ صاحب نے کہا یا کسی نے کہا کہ جب بھی پاکستان کا پاسپورٹ امیگریشن کاؤنٹر پہ کوئی افسر دیکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں ویری اسٹرانگ پاسپورٹ ہے۔ تو ان سے پوچھیں بھائی جان، یہ جو اسٹرانگ پاسپورٹ کی آپ پر کہانی سنا رہے ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں سر، ہمارا پاسپورٹ ہے، ہمارا ملک ہے، یہ سبز حلالی پرچم سب کچھ اس پہ قربان۔ ایسا پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے ملک کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے ملک کو چلانے والوں کا قصور ہے۔ آج بنگلہ دیش جو ہے وہ ہمارے سے اوپر ہے، کہیں دیکھ لیں، اس کا نمبر آپ کو بہت اوپر نظر آئے گا۔ پاکستان 98 اس کا نمبر ہے، بنگلہ دیش کا 84 نمبر ہے۔ فلسطین، شمالی کوریا پاسپورٹ مشترکہ طور پر 94 نمبر پر ہیں، ہم 98 پہ ہیں۔ اور فلسطین کے پاسپورٹ سے پاکستان سے اوپر صومالیہ کا پاسپورٹ 97 نمبر پر رہا، جبکہ نیپال 96، بنگلہ دیش 84، فلسطین، شمالی کوریا اور ارٹریا کے پاسپورٹ جو ہیں مشترکہ طور پر 94 نمبر پر ہیں۔ بھارت 80ویں، چین 59، ایران 92۔ اچھا، ایران بھی ہمارے سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو دوستو، یہ حالات ہیں پاکستان کے۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، دوپہر کو آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔